Welcome, friends. In today's session of Business Regulatory Framework, we are currently dealing with Sale of Goods Act. So let's have today's question on screen. What we are going to discuss is based on conditions. Friends, we have discussed already what are conditions and warranties, and we have also seen what are the difference between both the terms. Today we are going to move ahead with types of conditions and warranties, and including that we are going to deal with what are various implied conditions that are attached with sale of goods. जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो कौन कौन सी शर्तें इसके अंदर ऑलरेडी शामिल होती है वो आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टाइप्स ऑफ कंडीशंस पे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कंडीशंस या टाइप्स ऑफ वारंटी अगर आपको किसी भी तरीके से पूछे जवाब एक ही है, एक्सप्रेस कंडीशन या कह सकते हैं एक्सप्रेस वारंटीज। मीन्स अगर आपको टाइप्स ऑफ कंडीशन पूछे तो आपके आंसर होना चाहिए सर एक्सप्रेस कंडीशन एंड इम्प्लाइड कंडीशन। आपको यूँ पूछे टाइप्स ऑफ वारंटीज तो आपका आंसर होना चाहिए एक्सप्रेस वारंटीज एंड इम्प्लाइड वारंटीज। इस तरीके से साथ में पूछ ले तो साथ में लिखना है आपने। सो टाइप्स ऑफ कंडीशंस एंड वारंटीज दो प्रकार की होती है, एक होती है इम्प्लाइड और दूसरी होती है एक्सप्रेस। तो हम पहले एक्सप्रेस समझ लेते हैं। एक्सप्रेस हम ऑलरेडी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट सेम 5 में पढ़ चुके हैं, बस वैसा ही है, सेम टू सेम। यहाँ एक्सप्रेस कंडीशंस हैं and warranties. Conditions and warranties are said to be expressed when the terms of the contract expressly provide for them. जहाँ आप अपनी बात एक्सप्रेस कर देंगे, यानी आप कह देंगे कि आपको क्या चाहिए, कैसी चीज चाहिए एज अ बायर। ठीक है, आपको जो खरीदना है वो आप एक्सप्रेस कर देंगे किस प्रकार की चीज आपको चाहिए। Where a buyer desires to buy white Maruti car, the color of the car becomes an express condition. आपको मारुति कार खरीदनी है और आप वहाँ एक्सप्रेस कर दें कि मुझे व्हाइट कलर की खरीदनी है, तो वो क्या बन जाएगी, एक आपकी एक्सप्रेस कंडीशन बन जाएगी, व्हाइट कार ही चाहिए और मारुति कंपनी की। तो वो आप एक्सप्रेस कर दे रहे हैं सर। तो उसी तरीके की चीज आपको मिलनी चाहिए, आपने एक्सप्रेस कर दिया है आइदर ओरल और इन रिटर्न फॉर्म। तो वही चीज आपको मिलनी चाहिए, हो गया हमारा एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज, जहाँ टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली दोनों पार्टीज एक दूसरे से कहते हैं। इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज क्या होती है सर? Conditions and warranties are said to be implied when the law concludes their existence as implicit in the contract even without their actually having been put into the contract. अब implied की मीनिंग यही होती है कि सर यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ आपने कुछ भी ओरल या रिटर्न फॉर्म में कुछ बोलना नहीं है, कुछ चीजें इम्प्लाइड होती है जहाँ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मीन्स आपको जो भी चीज दी जा रही है उसके अंदर कुछ कंडीशंस एंड वारंटीज पहले से एडेड होगी, इंक्लूडेड होगी, इम्प्लिसिट होगी। वहां आपने कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, ना बोलने की जरूरत है ना पूछने की जरूरत है। मान लीजिए अगर आप एक फ्रिज खरीदते हैं तो आपने ऐसा पूछने की जरूरत नहीं है क्या ये फ्रिज चीजें अच्छा कूलिंग कूलिंग देगी कि नहीं, तो ये पूछने की जरूरत नहीं है सर, फ्रिज का काम यही है। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होगी जहां आपने पूछने की जरूरत नहीं, वो चीज इम्प्लाइड है, वैसी ही चीज आपको बेची जाएगी जो बेचने लायक हो। द गुड्स विल बी सोल्ड टू यू विच कैन बी easily used by you and can fulfill your purpose। तो ही उसका मतलब है, तो ही आप वो चीज परचेस करोगे, नहीं तो परचेस करने का मीनिंग क्या रहेगा आपका। So unless otherwise is agreed upon between the parties, every contract of sale of goods shall be subject to this implied conditions and warranties। एक्सप्रेस कंडीशंस एंड वारंटीज के साथ कुछ implied conditions and warranties ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी होगी। वहां कुछ बोलने की जरूरत नहीं, ना सेलर को बोलने की जरूरत है ना बायर को बोलने की जरूरत है। तो अब हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मेन टॉपिक आज का हमारा व्हाट आर इम्प्लाइड कंडीशंस हमने समझ लिया। अब इम्प्लाइड कंडीशंस कौन कौन सी होती है? जब आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स कर रहे हैं, कोई माल बेच रहे हैं, तो उसके साथ कुछ कंडीशंस ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई है, वहाँ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, समझ लीजिए। वहाँ आपने ये ऑटोमेटिकली आपके कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़ी हुई कंडीशन चाहिए, इसका ध्यान रखना है। चलिए, द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड कंडीशंस विच आर लेड डाउन इन सेक्शन 14 टू 17। अब हम सेक्शंस 14 टू 17 की चर्चा करेंगे वन बाय वन। तो पहली शर्त क्या है सर? पहली इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशंस एज टू टाइटल। टाइटल क्या होता है सर? ओनरशिप। टाइटल का दूसरा नाम क्या है सर? ओनरशिप।
तो चलिए यहाँ चर्चा करते हैं सेक्शन 14A के हिसाब से एज पर सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड पोजीशन। सेल से दो चीजें जुड़ी हुई है, एक ओनरशिप ट्रांसफर की जाती है, साथ साथ में पोजीशन, आप माल की मालिकी ट्रांसफर करेंगे और साथ साथ में माल का कब्जा देंगे। तो ओनरशिप यानी मालिकी, पोजीशन यानी कब्जा, ये दो शब्द अलग अलग है, इन इसको मिक्स नहीं करना है। ये दोनों ट्रांसफर होती है जब आप सेल्स करते हैं, यू आर ट्रांसफरिंग बोथ द एलिमेंट्स, बोथ द पॉइंट्स। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या होता है वैसे हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, व्हाट आर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हम समझ चुके हैं, जहाँ ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट। सो अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर सच to show a different intention, there is an implied condition on the part of the seller that he has a right to sell the goods। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में किसके पास ओनरशिप होगी माल बेचने की? सर माल बेचने की ओनरशिप सेलर के पास होगी और सेलर इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। अब जब आप कोई चीज परचेस करते हैं तो हम ऐसा नॉर्मली पूछते नहीं है, नॉर्मली पूछने की जरूरत नहीं होती है कि भाई आ माल तुम्हारा है, ये चीज आपकी है, आप इसके मालिक हैं, आप इसको बेचना चाहते हैं, इतना डिटेल में नहीं पूछते। मीन्स कहने की बात ये है कि ओनरशिप के बारे में हम नहीं पूछते ज्यादातर, अगर कोई छोटी मोटी चीज हो तो बिल्कुल भी नहीं पूछते, ठीक है। तो जो बंदा बेच रहा है, सेलर बेच रहा है, अगर वो कोई चीज बेचने की ऑफर रख रहा है तो ऑब्वियसली उसकी ओनरशिप होगी तभी बेचेगा ना। उसके पास वो चीज हो सकती है, उसके पास वो ओनरशिप होगी या नहीं होगी तो आने वाली होगी, उसको वो एक्वायर कर सकता है फ्यूचर में भी। तो इस तरीके से जिसकी ओनरशिप है वही माल बेचेगा। अगर हम उसको ऐसा पूछने जाएंगे तो शायद उसको गुस्सा भी आ जाए, हो सकता है। तो उसी व्यक्ति को अधिकार है जिसके पास ओनरशिप है माल बेचने का। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में किसके पास अधिकार है माल बेचने का? सेलर के पास, और वो तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में ऐसा हो सकता है क्या, वो तुरंत ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है? नहीं सर, ही विल हैव अ राइट टू सेल द गुड्स एट द टाइम व्हेन द प्रॉपर्टी मींस द ओनरशिप इज टू पास। तुरंत ट्रांसफर नहीं कर सकता ओनरशिप, लेकिन ओनरशिप उसके पास आएगी तब वो ट्रांसफर करेगा, फ्यूचर में करेगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें, चीज वही बेच सकता है जिसके पास ओनरशिप हो, ये बेसिक चीज है। तो सेलर के पास ओनरशिप होगी तो वो माल बेच पाएगा। तो यहाँ पे एक ये दो बातों से पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है, सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। सिंपल लॉजिक क्या है सर, कि भाई ओनरशिप होगी तो ही सेल ऑफ गुड्स हो पाएगा। द पर्सन हु इज हैविंग द राइट टू सेल द गुड्स, कब होगा उसके पास ये अधिकार? जब उसके पास ओनरशिप हो। और द रूल ऑफ लॉ क्या कह रहा है, वन कैन नॉट गिव व्हाट वन डज नॉट हैव। अगर आपके पास ही ओनरशिप नहीं होगी तो आप दूसरे को ओनरशिप दोगे कैसे? यहाँ गिव एंड टेक की बात हो रही है, तो क्या देना है, सेलर क्या देगा सर? सेलर ओनरशिप ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। लेकिन अगर सेलर के पास ही ओनरशिप नहीं होगा तो ट्रांसफर क्या करेगा? ओनरशिप इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इम्प्लाइड कंडीशन दैट द सेलर हैज अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स, और टाइटल भी उसका वैलिड होना चाहिए, डिफेक्टिव टाइटल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दिस कंडीशन इज वेरी एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इनोसेंट बायर्स। अब कभी कभी डिफेक्टिव टाइटल का गुड्स आपको बेच दे, यानी कि चोरी का माल बेच दे, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर? तो यानी ये रूल इसीलिए बनाया गया है, पहला रूल, कि यहाँ इम्प्लाइड चीज यही है कि जो बंदा माल बेच रहा है ओनरशिप उसी की है, वहां हमको पूछने की जरूरत नहीं है भाई ओनरशिप आपकी है या किसी और की है, ऐसा पूछने की जरूरत नहीं। ये इम्प्लाइड कंडीशन ऑटोमेटिकली अंदर एडेड हो जाती है। जो बेच रहा है वही ओनर होगा, इसलिए तो वो बेच रहा है, हम नॉर्मली ऐसा ही मान लेते हैं ना। तो ये प्रोटेक्ट करना है, किसे प्रोटेक्ट करना है? इनोसेंट बायर को प्रोटेक्ट करना है, उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं, और ये एग्जांपल एक लैंडमार्क केस है, रोलैंड वर्सेस डिवेल 1923 का एक केस है, जहाँ जो कार के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं क्या हुआ था। एक्स परचेज्ड अ कार फ्रॉम वाई हु हैड नो टाइटल टू इट। चलिए एक्स ने कार परचेज की वाई से। एक्स कौन हो गया सर? यहाँ बायर हो गया और वाई हो गया सेलर। तो जो सेलर है यहाँ पे उसके पास टाइटल नहीं था, यानी डिफेक्टिव टाइटल, यानी चोरी का माल था, ओनरशिप उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने कार बेची एक्स को। So Y is not the real owner of the goods. He is having no ownership. He is having no title to the goods. फिर भी उसने माल बेचा। X used the car for some months. मान लीजिए 4-5 महीने के लिए कार यूज की बायर ने, X ने। After that Z, the two owners spotted the car and demanded it from X। लीजिए, जो उसका ओरिजिनल मालिक था, जिसकी ये कार थी, जिसको चोरी करके Y ने X को बेच दी। कार Z की थी और Z को तो मालूम भी नहीं कि उसकी कार X के पास है और वो यूज कर रहा है।
तो जैसे ही जेड को पता चला, जेड ने क्या किया सर, एक्स से डिमांड कर ली अपनी कार, भाई ये तो मेरी कार है जो चोरी हो गई थी, तेरे पास कहाँ से आई। सीधा इल्जाम भी हो सकता है, लग सकता है एक्स के ऊपर लगा। एक्स को तो पता भी नहीं है कि वाई ने चोरी करके उसको ये कार दी है। ये सारी सिचुएशन क्रिएट हुई थी इस केस के अंदर। हेल्ड, हेल्ड यानी जजमेंट, जजमेंट देखते हैं दैट एक्स वाज बाउंड टू हैंड ओवर द कार टू इट्स ट्रू ओनर। एक्स की क्या ड्यूटी बनती है सर यहाँ पे, जो उसका ट्रू ओनर है, रियल ओनर है, जो इसका सच्चा मालिक है, उसको वो चीज हैंड ओवर कर देनी है, और की गई। एक्स रेमेडी इज टू शू वाई। अब एक्स क्या, एक्स का सॉल्यूशन, एक्स के लिए क्या सॉल्यूशन, एक्स को तो नुकसान हो गया ना, उसने तो कार परचेज की, पेमेंट कर दी वाई को, भले उसने 3-4 महीने यूज की हो, फिर भी चीज तो चली गई ना जो उसने परचेज की थी। सर तो उसकी रेमेडी क्या है, उसके लिए उपाय क्या है सर, तो है उसका उपाय यह है कि जिसने उसके साथ फ्रॉड किया एक तरीके से, वाई ने डिफेक्टिव टाइटल वाली चीज बेची, तो उसके ऊपर वो केस कर सकता है। केस करके क्या करेगा सर, द सेलर विदाउट टाइटल, यानी जिसने चोरी का माल बेचा वाई के ऊपर केस कर सकता है। किसके लिए केस करेगा सर, फॉर द रिकवरी ऑफ द प्राइस एंड द डैमेजेस इवन दो सम मंथ्स हैज पास्ड। कुछ महीने के लिए अगर आपने कार यूज भी की है तो भी आप उसकी पूरी कीमत वसूल कर सकते हैं, और साथ साथ में आपके जो छवि को नुकसान हुआ है, आपकी प्रेस्टीज को जो नुकसान हुआ है, हो सकता है आपके ऊपर चोरी का इल्जाम भी लग गया हो, तो उसकी भी आप भरपाई करवा सकते हैं यहाँ पे सर। तो ऐसा हुआ था इस केस के। तो ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ है यहाँ पे, किसके ऊपर था, टाइटल के ऊपर। चलिए आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर बी यानी कि दूसरा पॉइंट, सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन। सेक्शन 15 के हिसाब से डिस्क्रिप्शन यानी बात हो रही है वर्णन की। नॉर्मली हम वर्णन कर देते हैं, हमें कैसा माल चाहिए, कैसा गुड्स चाहिए, हम पहले ही बोल देते हैं सर, किस प्रकार की चीज आपने खरीदनी है आप वर्णन कर देते हैं सर। सेक्शन 15 भी इसी के ऊपर बेस्ड है। गुड्स आर सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन, कभी कभी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे आपको माल बेचा जाता है, आप खुद डिस्क्राइब कर देते हैं आपको कैसा माल चाहिए, कैसे गुड्स चाहिए। सो एज पर सेक्शन 15, where there is a contract of sale of goods by description, there is an implied condition that the goods shall correspond with description. अगर आपने किसी चीज का वर्णन किया तो उसी वर्णन की चीज आपको मिलनी चाहिए, वैसी स्वरूप की चीज आपको मिलनी चाहिए। मान लीजिए आपने कहा कि मुझे जीवराज चाय चाहिए, आई वॉन्ट टू बाई 1 kg ऑफ जीवराज चाय, तो जीवराज चाय ही आपको मिलनी चाहिए। फिर उसकी जगह पे वाघ बकरी चाय या कोई और कंपनी की चाय, और कोई और ब्रांड की चाय आपको दी जाएगी तो नहीं चलेगा सर, because this does not correspond with the things which are delivered to you does not correspond with description. तो it must correspond with description, जो वर्णन आपने किया उसी वर्णन की चीज आपको मिलनी चाहिए। So the term correspond with description means that the goods supplied must be same as were described by the seller. तो जो भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है वही चीज का डिस्क्रिप्शन वाला चीज बेचना है, किसे बेचना है, सेलर को बेचना है, बायर को। तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आप डिमांड करते हैं पर्टिकुलर काइंड, पर्टिकुलर चीज़ की डिमांड करते हैं जाके, या पर्टिकुलर क्लास ऑफ चीज़ की डिमांड करते हैं। जैसे बासमती राइस, तो उसमें भी अलग अलग ब्रांड की आती है, तो आप एक स्पेसिफिक बासमती राइस की बात कर देंगे, जैसे लाल किला या कोहिनूर या जो भी है, तो वो पर्टिकुलर चीज़ ही आपको मिलनी चाहिए। कोई रिफाइंड ऑयल की अगर आप बात कर रहे हैं, कोई देसी वीट हो सकता है, गेहूँ हो सकता है, मीन्स कोई रिफाइंड ऑयल हो सकता है। रिफाइंड ऑयल में भी जो ब्रांड नेम होगी उसके हिसाब से, भाई राजमोती रिफाइंड ऑयल दीजिए या सनफ्लावर रिफाइंड ऑयल दीजिए, जो भी अवेलेबल है मार्केट्स में, जो फेमस ब्रांड्स है। हो सकता है नेशनल लेवल की हो, लोकल लेवल की भी हो सकती है, गुलाब ऑयल वगैरह वगैरह। तो जो भी आप डिमांड कर रहे हैं वही आपको मिलना चाहिए। कोई ब्रांड न्यू कार हो सकती है, एक्सेट्रा। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपको चीज नहीं मिलती है तो बायर के पास क्या अधिकार है सर, द बायर हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड इवन ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। आप डैमेजेस क्लेम भी कर सकते हैं अगर वर्णन के हिसाब से आपको माल नहीं मिला है। अब सेल्स ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वाइड टॉपिक है। बहुत सारे तरीके के डिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, पैकिंग के हिसाब से हो सकता है, कभी कभी आपने जो डिस्क्राइब किया है चीज को वो कभी आपने देखी भी नहीं हो जिंदगी में। जैसे मशीन खरीदनी है कोई, तो क्या मशीन हम रोज रोज खरीदते हैं? नहीं सर, हार्डली 5 सालों में, 10 सालों में, 15 सालों में, हो सकता है लाइफ टाइम में 1 या 2 बार आपने खरीदी है। कुछ चीज ऐसी भी होती है तो हो सकता है कभी आपने वो चीज देखी भी नहीं हो। तो वैसी डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है, और ऐसी डिस्क्रिप्शन भी हो सकती है जो आप रोज रोज खरीदते हैं, डेली नीड्स वाली चीजें हो सकती है, जैसे शुगर खरीदना, सॉल्ट खरीदना वगैरह वगैरह। तो पहली एक डिस्क्रिप्शन का वर्णन यहाँ पे किया गया है एक तरीके से कि भाई इट विल इंक्लूड अ केस वेयर द बायर हैज नेवर सीन द गुड्स, कभी भी उसने वो चीज देखी नहीं,
एंड बाइज देम ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द सेलर। सेलर ने जैसा वर्णन किया उसी वर्णन के हिसाब से बायर ने उस पर भरोसा करके वो चीज़ परचेज कर ली। ऐसा नॉर्मली होता है। अगर बायर ने वो चीज़ ना देखी हो और सेलर उसको डिस्क्राइब करता है कि ऐसा आएगा, बढ़िया आएगा, वगैरह वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से उसके बेसिस पे वो परचेस करने के लिए रेडी हो जाता है, जहाँ पे उसने वो चीज़ देखी भी नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल वेर अ पर्सन ऑर्डर्स फॉर अ फिलिप जूसर मेड इन जापान। आपने ऐसा ऑर्डर किया है कि भाई मुझे फिलिप जूसर चाहिए, मेड इन जापान का होना चाहिए। इट विल नॉट बी सफिशिएंट कंप्लायंस इफ अ फिलिप जूसर मेड इन हांगकांग इज सप्लाई। फिलिप्स जूसर दिया है लेकिन मेड इन जापान का चाहिए। फिलिप्स जूसर अगर मेड इन हांगकांग अगर आपको सप्लाई किया गया तो आपके पास अधिकार है कि आप इसको एक्सेप्ट करने से इनकार कर सकते हैं, क्योंकि आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो चीज़ आपको नहीं मिली। सो यू कैन रिजेक्ट द गुड्स, इवन यू कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट एंड यू कैन इवन क्लेम फॉर डैमेजेस। अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप क्लेम कर सकते हैं। दूसरा क्या है सर, इवन वेयर द बायर हैज सीन द गुड्स it may be treated as a sale by description if he purchases those goods not on what he has seen but what was stated to him। यहाँ आपने चीज देखी हुई है, हो सकता है आप इसको डेली यूज में इसको उपयोग करते हैं, आप इसको कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, ऐसी चीजें हो सकती है। ठीक है, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, सॉल्ट हो गया, शुगर हो गया, वगैरह वगैरह। तो आपने जो चीज़ डेली यूज में आपने करनी है सर, आपको उसकी क्वालिटी के बारे में सब पता होगा, उसकी साइज के बारे में पता होगा, वगैरह वगैरह। सो यहाँ पे भी यही एक एग्जांपल रखा है मैंने सर, वेयर अ पर्सन ऑर्डर्स 50 बैग्स ऑफ अ पर्टिकुलर वैरायटी ऑफ महाराष्ट्र शुगर। अगर महाराष्ट्र शुगर डिमांड की जा रही है तो महाराष्ट्र शुगर ही सप्लाई होनी चाहिए। फिर उसकी जगह गुजरात शुगर आप सप्लाई करेंगे, गुजरात में बनी हुई शुगर सप्लाई करेंगे तो चलेगा नहीं। वो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिलीवरी नहीं मिली है, अगर ऐसा होता है तो बायर कैन रिजेक्ट द। तो ये हो गया सेल्स बाय डिस्क्रिप्शन की चर्चा। इसके अलावा भी पैकिंग के हिसाब से भी हो सकता है। एक तीसरा पॉइंट भी आप ऐड करना चाहें तो पैकिंग के बेसिस पे आप लिख सकते हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, तीसरा पॉइंट देखते हैं। इम्प्लाइड कंडीशन में तीसरी इम्प्लाइड कंडीशन क्या है सर, सेल्स बाय सैंपल। नमूने के हिसाब से आप माल को, गुड्स को सेल करने की कोशिश करते हैं सैंपल के बेसिस पे। Sales by sample means that the seller has shown a sample of the goods to the buyer and has agreed to supply the goods according to the sample। यानी जो सैंपल दिखाया है बायर को, वही सैंपल को सप्लाई करने के लिए रेडी हुआ है कौन, सेलर एग्री करता है कि वही चीज की सप्लाई हो और कुछ आपको नहीं दिया जाएगा। So it can be assumed that in all cases where sample is shown, the sales shall be a sale by sample। जहाँ सैंपल दिखाया जाएगा, ज्यादातर राइस और वीट में यानी चावल और गेहूं में सैंपल लेके हम नॉर्मली ऑर्डर करते हैं, तो वो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल बन जाता है सेल्स बाय सैंपल का। आपको सैंपल दिया और उसी सैंपल का माल आपको यानी कि गुड्स आपको डिलीवरी उसकी दी जाएगी। In cases where there is no terms to that effect, it is assumed that the sample is not shown as a warranty, but only to enable the buyer to form a reasonable judgment about the goods to be bought। The goods supplied may marginally differ, they may be inferior or superior to the sample। कभी कभी ऐसा ऐसा भी स्पष्ट कर दिया जाता है या नहीं भी किया जाता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन चल जाता है, थोड़ा सा वेरिएशन हो तो चल जाता है, बट बहुत ज्यादा वेरिएशन हो तो नहीं चलेगा। मिक्सिंग वाली चीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ऐसा भी नहीं होनी चाहिए कि भाई 1000 वाली चीज हो और आपको 2000 में बेची हो, यानी ज्यादा रेट आपसे ले लिया हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। थोड़ा वेरिएशन एक्सेप्टेबल है, ठीक है। आप अपने हिसाब से कोई चीज परचेस करें, सैंपल देखा और जब आपको डिलीवरी दी जाती है स्लाइट वेरिएशन हो तो चल जाता है, इतना चलेगा। In case of a contract of sale by sample, law assumes the sale to be subject to the following three implied। ये तीन कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अब वन बाय वन तीन कंडीशन आएगी ना सेल्स बाय सैंपल में, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये इम्प्लाइड है, यहाँ बोलने की जरूरत नहीं। The goods must correspond in quality with the sample, in quality with the sample। क्वालिटी बेसिस की बात हो रही है, जो क्वालिटी की चीज आपको दिखाई है वही क्वालिटी की चीज आपको मिलनी चाहिए। द बायर शैल हैव अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ द गुड्स आर ऑफ इंफीरियर और सुपीरियर क्वालिटी टू द सैंपल। तो सैंपल के हिसाब से जो चीज आपको दिखाई गई है, अगर वैसी चीज नहीं निकलती है, बहुत ज्यादा वेरिएशन है, तो आप वहां पे उन चीजों को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो क्वालिटी बेसिस पे आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ध्यान रखना है, क्वालिटी के हिसाब से जो सैंपल दिखाई गई है वही क्वालिटी की चीज आपको मिलनी चाहिए।
तो ये पहली इम्प्लाइड शर्त हो जाती है। आप बोलो या ना बोलो, सैंपल तो आपके पास है ही, आपने सैंपल तो लिया ही होगा, तो उसको आप एक तरीके से देख सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट कंपैरिजन का ही है। कंपेयर करेंगे तो हमें क्वालिटी का भी आइडिया आ जाएगा। तो पहला है क्वालिटी, दूसरा है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी। द बायर शैल हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग द गुड्स विद द सैंपल। बायर को अधिकार है और अधिकार मिलना चाहिए। किस चीज़ का अधिकार मिलना चाहिए? जो भी चीज़ डिलीवर की गई है उसको वो रीजनेबली एग्जामिन करे, चेक करे, उसका इंस्पेक्शन करे, एग्जामिनेशन करे, वेरीफाई करे कि भाई जो चीज़ मैंने लिखवाई थी वही आई है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना अंदर, कुछ मैनिपुलेशंस तो नहीं की गई, कुछ मिक्सिंग तो नहीं किया गया है, कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं किया गया। तो ये अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, किसको मिलनी चाहिए? बायर को मिलनी चाहिए। अगर बायर को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, मौका नहीं मिलता है गुड्स को कंपेयर करने का, जो उसको सैंपल दिया गया था उस सैंपल के साथ अगर वो चीज़ को कंपैरिजन करने का उसको अगर चांस नहीं मिलता है, मौका नहीं मिलता है, तो वो सर ही कैन रिजेक्ट द गुड्स। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अगर आप उसको चांस नहीं देंगे टैली करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, तो नहीं चलेगा, आपको उसको रीजनेबल चांस देना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। In a sale of 50 bags of rice, the buyer is given an opportunity to examine the contents of 5 bags only. 50 बैग लाए हो आप राइस के, और आप बायर को कह रहे हैं 5 चेक कर लीजिए, बाकी के सब सही होंगे, आप टेंशन मत लो, वगैरह वगैरह, नहीं चलेगा। बायर यूं कह सकता है जब तक मैं 50 बैग्स चेक ना कर लूं, मैं सेटिस्फाइड नहीं। ही कैन रिजेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट, ही कैन रिजेक्ट द गुड्स एंड ही कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। बायर के पास ये अधिकार है। बायर के ऊपर डिपेंड करता है फिर कि एक्सेप्टेंस करना है 5 बैग को चेक करके या रिजेक्ट कर देना है। So he has a right to terminate the contract if he is not given reasonable opportunity for examining the goods. तो पहला पॉइंट था क्वालिटी का, दूसरा था सर रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कंपैरिजन ऑफ गुड्स के लिए, और तीसरा पॉइंट है सर माल के अंदर कोई भी डिफेक्ट, गुड्स के अंदर कोई भी डिफेक्ट्स नहीं होनी चाहिए। द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स। माल में कोई भी खामी नहीं होनी चाहिए। नो अब्बा डब्बा जब्बा। अगर माल के अंदर कोई भी खामी है, गुड्स के अंदर कोई भी खामी है, सर ही कैन रिजेक्ट द। डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, डिफेक्ट फ्री गुड्स होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि जो भी माल सेलर बेच रहा है, वट एवर द गुड्स सेलर इज सेलिंग शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स। उसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सो द गुड्स शैल बी फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स रेंडरिंग देम अनमर्चेंटेबल, यानी बेचने लायक माल ना हो, वैसी चीज नहीं बेचनी है सेलर ने। विच वुड नॉट बी विजिबल ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑन द सैंपल। हो सकता है पहली नजर में आपको डिफेक्ट दिखी भी ना हो, हिडन डिफेक्ट कहते हैं, लैटेंट डिफेक्ट कहते हैं, वैसी चीज भी नहीं होनी चाहिए। सच डिफेक्ट्स आर डिस्कवर्ड व्हेन द गुड्स आर पुट टू यूज। ऐसा होता है कि जब आप उसको यूज करने लगते हैं तब पता चलता है कि इसके अंदर तो ये डिफेक्ट आ गया है, अब क्या करें। तो वहां पे आपके पास अधिकार है। ये एक तरीके से इम्प्लाइड कंडीशन हो जाती है कि यू कैन रिटर्न द गुड्स, यू कैन रिजेक्ट द गुड्स, यू कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एज अ बायर। सेलर विल नॉट बी लायबल फॉर विजिबल डिफेक्ट्स। ये तो नहीं दिखा तो लेटेंट डिफेक्ट हो, लेकिन अगर आपको डिफेक्ट्स इजीली दिखने जैसी डिफेक्ट्स हो फिर भी आपने वो चीज परचेस की है, तो फिर यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है। वहां पे फिर आप नहीं बच सकते, आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, आपको यूज करनी पड़ेगी। तो लेटेंट डिफेक्ट्स यानी हिडन डिफेक्ट्स, उसके बाद अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो ठीक है, आपके पास वो अधिकार है। लेकिन विजिबल डिफेक्ट्स है, आपको दिख रही है फिर भी आपने एक्सेप्टेंस किया है, तो वहां आप उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। पॉइंट डी पे चलते हैं। पॉइंट डी में कुछ नहीं, कॉम्बिनेशन है, सेल्स बाय सैंपल एज वेल एज बाय डिस्क्रिप्शन। तो सैंपल के हिसाब से भी चीज होनी चाहिए और डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी वो चीज आपको मिलनी चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ऐसा नहीं चलेगा कि भाई सैंपल के हिसाब से तो चीज दी ना आपको, भले डिस्क्रिप्शन के हिसाब से नहीं हो तो चला लीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। अगर दोनों सैंपल भी लिया है आपने और डिस्क्रिप्शन भी दिया है, मान लीजिए आपने बासमती राइस खरीदनी है, तो बासमती राइस का आपने सैंपल भी ले लिया और आपने जो सैंपल लिया उसकी ब्रांड नेम है कोहिनूर बासमती राइस, तो कोहिनूर बासमती राइस हो गया डिस्क्रिप्शन, और उसी राइस का आपने सैंपल भी ले लिया, तो वही चीज आपको मिलनी चाहिए। फिर ऐसा ना हो कि आपको बासमती राइस सैंपल के हिसाब से सही लग रहे हैं लेकिन ब्रांड नेम अलग हो, हाँ, कोहिनूर की जगह लाल किला दे दिया हो या अन्य कोई दावत बासमती राइस दे दिया हो, तो नहीं चलेगा सर। तो दोनों कॉम्बिनेशन अगर फॉलो किया जा रहा है तो दोनों कॉम्बिनेशन में चीज आपको मिलनी चाहिए, नहीं तो यू कैन एज अ बायर यू हैज अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, फिर भी एक एग्जाम्पल यहाँ मैंने लॉन्ग स्टेपल कॉटन का रखा हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं।
X agreed to sell to Y some cotton which was described as long staple cotton. The sample was also shown to Y. X delivered the cotton which was of a quality of sample, but later on Y found the cotton was not long staple cotton but only western Madras cotton. तो जिस डिस्क्रिप्शन का कॉटन मांगा गया वो था लॉन्ग स्टेपल कॉटन, लेकिन जब डिलीवर किया गया तो वो निकला कैसा सर? वेस्टर्न मद्रास कॉटन। यानी ब्रांड के हिसाब से चीज बदल गई, यानी डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वेरिएशन हो गया। सैंपल के हिसाब से चीज सही थी, लेकिन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से वो चीज करस्पॉन्ड नहीं हो रही है, टैली नहीं हो रही है। तो इट वाज हेल्ड दैट द बायर कुड रिजेक्ट द गुड्स बिकॉज दे डू नॉट करस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चीज नहीं है। लॉन्ग स्टेपल कॉटन की जगह पे आपको क्या मिला? वेस्टर्न मद्रास कॉटन। जैसे कोहिनूर बासमती राइस की जगह पे लाल किला बासमती राइस दे दिया, उस तरीके से ब्रांड नेम के हिसाब से कुछ और दे दिया, लेकिन क्वालिटी सैंपल के हिसाब से वैसी ही थी। तो सैंपल के हिसाब से टैली हुआ, करस्पॉन्ड हुआ, लेकिन डिस्क्रिप्शन के हिसाब से टैली नहीं हुआ, करस्पॉन्ड नहीं हुआ। तो बायर के पास अधिकार है, वो चाहे तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, और ऐसा हुआ इन द केस कॉल्ड एजेमेयर वर्सेस केरला 1867 का केस था। तो 5 पॉइंट कंप्लीट हुए। फिफ्थ पॉइंट पे, फोर्थ पॉइंट कंप्लीट हुए, फिफ्थ पॉइंट पे आ रहे हैं। पॉइंट की कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है सर गुड्स के अंदर। क्वालिटी और फिटनेस, फिटनेस यानी जो चीज़ आप परचेज कर रहे हैं आपको सूटेबल है कि नहीं, आपको वो काम आएगी कि नहीं, आपके पर्पस के लिए वो फिट है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट के अंदर। सेक्शन 16 सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इम्प्लाइड कंडीशन एज कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। The sale of goods is that a buyer is supposed to satisfy himself about the quality as well as the suitability of the goods. Quality और suitability के हिसाब से buyer satisfy होना चाहिए, लेकिन वो खुद को satisfy करना चाहिए। Later on, if the goods turn out to be unsuitable or unfit for the purpose the buyer purchased them for, he shall not be entitled to return or exchange them or claim compensation. आपने कोई शर्ट परचेज की है और आपने वहाँ ट्रायल नहीं किया शोरूम में, आप सोच रहे हैं मुझे आ जाएगी, मैं घर पे जाके देख लूंगा वगैरह वगैरह, तो हो सकता है वो जो शोरूम वाले हैं आपको रिटर्न या एक्सचेंज पॉलिसी उनकी हो ही ना, नो रिटर्न और एक्सचेंज पॉलिसी हो, तो आप फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। यात्री अपने सामान का खुद जिम्मेदार है अगर आपको वन फिट रही तो ये चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है व्हेन यू आर परचेजिंग द गुड्स। ये मैंने आपको एक शर्ट टी शर्ट का एग्जाम्पल दिया, गारमेंट का एग्जाम्पल दिया, क्लोथ का दिया, लेकिन फिर भी तीन चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना है। देर आर थ्री इंपॉर्टेंट कंडीशंस दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड, और ये सेटिस्फाई होगा तो हम कह सकते हैं कि ये सारी की सारी कैसी कंडीशन है? इम्प्लाइड कंडीशन से रिलेटेड विद पॉइंट 5 क्वालिटी और फिटनेस के हिसाब से। आपने क्या करना होगा? अगर आप अपने हिसाब से चलते हैं तो आप जिम्मेदार होंगे अगर वो चीज़ आपके पर्पस को सॉर्ट आउट नहीं करती है, फुलफिल नहीं करती। लेकिन अगर हम पूरा दारमदार सेलर के ऊपर रख दे तो हम सेफ है। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भी आप कोई शोरूम में जाते हैं, मार्केट में जाते हैं कोई चीज़ परचेज करने के लिए, आपने सबसे पहले अपना पर्पस डिस्क्लोज करना चाहिए कि आप ये चीज़ क्यों खरीदना चाहते हैं। मान लीजिए आप मोबाइल के शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पे आपने अपना पर्पस डिस्क्लोज कर देना चाहिए कि भाई आप ये मोबाइल क्यों खरीदना चाहते हैं सर। तो आप अपना पर्पस कह सकते हैं कि भाई मुझे है ना म्यूजिक सुनने का बहुत शौक है, तो एक अच्छा सा म्यूजिक सुनने के लिए अच्छा सा मोबाइल मुझे, अपना पर्पस आप डिस्क्लोज कीजिए। या हो सकता है आप कह सकते हैं कि भाई मुझे मोबाइल परचेस करना है फॉर ऑफिस पर्पस, बिजनेस पर्पस। तो आपका जो भी पर्पस है अगर आप क्लियर कट सामने वाले को, सेलर को बोलेंगे तो वैसी चीज आपको देने के लिए वो उसके लिए बाइंडिंग हो जाएगा, वैसी चीज आपको देनी पड़ेगी उसे। आप पूरा दारमदार किसके ऊपर रख देंगे सर? सेलर के ऊपर। नॉर्मली ऐसा ही करते हैं हम। पहला पॉइंट क्या है सर? यू हैव टू डिस्क्लोज योर पर्पस इन फ्रंट ऑफ सेलर। दूसरा पॉइंट क्या है सर? द बायर मस्ट हैव डिपेंडेड अपॉन द सेलर स्किल एंड जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू द फिटनेस ऑफ द गुड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। आप पूरा पूरा का पूरा दारमदार किसके ऊपर रख देंगे? सेलर को ही कहेंगे आप ही बताइए इसमें से बढ़िया मोबाइल कौन सा है। आपका तो रोज का काम है, आपको ज्यादा पता रहता है, हमको तो क्या मालूम इसके बारे में वगैरह वगैरह। हम नॉर्मली ऐसा स्टेटमेंट बोलते भी है सेलर के सामने। तो सेलर के स्किल और जजमेंट पे आप पूरा का पूरा डिपेंड कर देते हैं और ऐसी चीज आप परचेज करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कर सकते हैं। द सेलर्स बिजनेस मस्ट बी टू सेल सच गुड्स वेदर ही इज द मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर और नॉट। अब आप मोबाइल के शोरूम में जाओगे तो मोबाइल ही बेच रहा होगा, भले वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो या ना करता हो, लेकिन सेलिंग तो कर रहा है ना। तो मोबाइल के शोरूम में जाएंगे तो मोबाइल ही मिलने वाला है, जीवराज चाय नहीं मिलने वाली है आपको। तो वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ये ऐसा बिजनेस करता हो, मोबाइल का शोरूम है तो मोबाइल ही बेच रहा होगा।
चौर नहीं बेच रहा होगा, सीधी बात है, सीधा लॉजिक है। क्लोथ गारमेंट के शॉप में जाओगे तो क्लोथ की चीजें आपको देंगे है, ट्राउजर हो गया, टी शर्ट हो गए, शर्ट हो गए, वही चीजें आपको देने वाले, कुछ और थोड़ी ना देने वाला है आपको बर्तन थोड़ी ना देने वाला, यूटेंसिल्स थोड़ी देने वाला है। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो ऐसा बिजनेस करता हुआ होना चाहिए, वैसी चीज वो बेचता होना चाहिए। तो इन 3 शर्तों का पालन होना चाहिए। अगर ये 3 शर्तों का पालन होता है तो आप बच सकते हैं। यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स इफ योर पर्पज इज नॉट फुलफिल। आपने पर्पज बता दिया, अब सेलर की जिम्मेदारी है कि वैसी ही चीज आपको वो बेचे। अगर वो ऐसी चीज आपको नहीं बेचता है तो आपका पर्पज फुलफिल नहीं होता है, देन यू हैव अ राइट टू रिजेक्ट द गुड्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी होता है, व्हेन द गुड्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर वन पर्टिकुलर पर्पस, द बायर नीड नॉट टू टेल द सेलर द पर्पस फॉर विच द गुड्स आर बीइंग बॉट। अगर आपको पता ही है कि जो चीज आप खरीद रहे हैं उसका एक ही उपयोग है, तो वहां बताने की जरूरत नहीं है कि सर मैं ये रेफ्रिजरेटर खरीदता हूँ, तो रेफ्रिजरेटर कूलिंग तो देगा ना, इसमें आइस तो बनेगी ना। Thus, a refrigerator that fails to make ice would be rejected on the grounds of breach of this condition। यहाँ बोलने की जरूरत नहीं है कि आप कोई फ्रिज खरीदते हो तो अगर कूलिंग देगा तो ही मैं ये परचेस करूंगा, ऐसा नहीं होता। वो उसका पर्पज ही है, कूलिंग पर्पज है, फ्रिज का काम ही है। अगर वो काम नहीं कर पाएगा तो यूजलेस है आपके लिए, वैसी चीज का कोई मतलब भी नहीं खरीदने का। वैसा ही सर एक और एग्जांपल है, सेट ऑफ फॉल्स टीथ bought from a dentist may be rejected if they do not fit the buyer's mouth। डॉक्टर का केस है, डेंटिस्ट का। डेंटिस्ट ने एक फॉल्स टीथ का सेट बना के दिया एक बुजुर्ग आदमी को, और वो उसको फिट नहीं हुआ, माउथ में बैठा नहीं, तो उसने वो रिजेक्ट कर दिया। इट इज नॉट सुटेबल टू माई पर्पस। वो जिस पर्पस के लिए खरीद रहा है उसका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, ही कैन रिजेक्ट द गुड्स। तो ऐसा हुआ था इस केस के अंदर भी। 6th पॉइंट पे चलते हैं, कंडीशन एज टू मर्चेंटेबल क्वालिटी। मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2। मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या होता है सर, व्हाट इज मर्चेंटेबल क्वालिटी? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर द goods are bought by description from a seller who deals in goods for that description, he may be a manufacturer or not, there is an implied condition that the goods shall be merchantable quality। सेलर की सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी यही है कि जो भी चीज वो बेच रहा है वो बेचने लायक होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये उसके पहली कंडीशन उसी के लिए बनती है, इम्प्लाइड कंडीशन है सेलर। सेलर जो भी चीज बेच रहा है बेचने लायक होनी चाहिए। मान लीजिए आप एक स्टेशनरी शॉप में जाते हैं और आप एक बॉल पेन की डिमांड करते हैं पर्टिकुलर कंपनी की, भाई मुझे एक गोल्डी कंपनी की बॉल पेन दीजिए, और अगर वो बॉल पेन आप यूज करने की कोशिश करते हैं और वो चले ही ना, तो वो आपके लिए यूजलेस हो गया, आपका पर्पस भी फुलफिल नहीं होगा। तो वैसी चीज बेचनी है जो बेचने लायक, ठीक है। बहुत ही हल्की फुल्की चीजें बेचने का अवॉइड करना चाहिए। आप भी अगर फ्यूचर में अपना खुद का बिजनेस करते हैं तो आप थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का बिजनेस करें और अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचें। फिर हल्की चीज बेचने में क्या होगा कि आपकी जो क्वालिटी कस्टमर को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। हम क्या करते हैं, सस्ती चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सस्ता पड़ेगा महंगा। अगर कुछ उल्टा रिजल्ट आ गया तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है, हमारे हमारे लाइफ के लिए हो सकता है नुकसान। तो हमेशा एक एक ब्रांड वाली चीजें खरीदने की कोशिश होनी चाहिए, एक अच्छी क्वालिटी वाली चीजें खरीदने की कोशिश बायर की भी होनी चाहिए, उसी तरीके से सेलर ने भी वैसी चीज बेचनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, रीसेल करनी चाहिए, वैसी चीज सेल रीसेल करनी चाहिए जो बेचने लायक हो मार्केट के अंदर, और जिससे किसी को भी नुकसान ना हो, उसमें कोई भी डिफेक्ट ना हो। ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ शुगर बिकम्स सिरप, इट इज नो लॉन्गर मर्चेंटेबल इन दैट केस। सो इफ शुगर बिकम्स सिरप, अगर शुगर शरबत बन जाता है, सिरप बन जाता है, तो क्या वो बेचने लायक रहेगा? अगर कोई शुगर मांगेगा आपसे और आप कहेंगे नहीं शुगर तो नहीं मेरे पास, एक काम करूँ सिरप दे दूं, चाशनी दे दूं आपको, चलेगा? तो वो बेचने लायक चीज नहीं होगी। जो डिमांड की गई है वही चीज आपने बेचनी है। सो यहाँ क्लियर कट आपको आइडिया आ गया है कि मर्चेंटेबिलिटी क्या है, मर्चेंटेबल क्वालिटी क्या है। फिर भी एक बार यहाँ पे मर्चेंटेबिलिटी की और बात आगे की गई हुई है, इसका रिलेशन प्रॉपर पैकिंग के ऊपर भी हो सकता है। द गुड्स मस्ट बी प्रॉपरली पैक्ड।
पैकिंग के ऊपर भी फोकस किया गया है। तो पैकिंग भी अच्छे से करी हुई होनी चाहिए। पैकिंग अच्छे से नहीं हुई और पैकिंग खोलते वक्त अगर किसी पार्टी को नुकसान हुआ, बायर को नुकसान हुआ, तो उसकी जिम्मेदारी भी सेलर के ऊपर आ सकती है। अमर परचेज्ड वाइन फ्रॉम प्रेम while opening its stock in the normal manner, the bottle broke off and injured Amar's hand. ऐसा पैकिंग भी नहीं होना चाहिए कि पैकिंग खोलते वक्त आपके हाथ में इंजरी हो जाए। So it was held that the bottle was not of merchantable quality and Amar would recover damages from prey. तो उस तरीके से आपके हाथ को नुकसान हुआ है। ये तो हाथ को नुकसान हो सकता है, बॉडी पे ज्यादा इंजरी हो जाती तो इसलिए वैसी चीज ही बनानी चाहिए। भले आपका 5 रुपया 10 रुपया या 50 रुपया रेट ज्यादा हो, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट आपको बना के देनी चाहिए, बेचनी चाहिए। चलते हैं आखिरी पॉइंट पे, कंडीशंस एज टू होलसेमनेस। यहाँ बात आती है कंजम्पशन की, खाने पीने की चीजों की बात आ रही है। इन केस ऑफ आइटम्स विच आर सपोज टू बी फिजिकली कंज्यूम्ड, से फॉर एग्जाम्पल प्रोविजंस और फूड स्टफ्स, condition as to merchantability assumes another form that is called condition as to wholesomeness. Condition as to wholesomeness means, इसका मीनिंग क्या है, that the goods shall be fit for human consumption, that is they shall not be stale or contaminated. आप एज अ सेलर जो भी चीज बेच रहे हैं, मान लीजिए डेयरी, आपका डेयरी का शॉप हो या कोई डेयरी वाला कोई बिजनेस कर रहा है, तो वो जो भी चीजें बेच रहा है वो फ्रेश होनी चाहिए, स्टेल्ड नहीं होनी चाहिए, बासी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई जर्म्स नहीं होने चाहिए। तो उसको खा के कंज्यूम करके आपको कोई फूड पॉइजनिंग नहीं होना चाहिए, आपको कोई डिजीज नहीं होनी चाहिए। ऐसा अगर होता है और उसका रिजल्ट भयानक भी हो सकता है ऐसा, तो हमें उन चीज़ों को बेचने से भी दूर रहना है एज अ सेलर। और बायर, एज अ बायर आपको भी थोड़ा ध्यान रखना है कि कोई चीज़ आप परचेस करते हैं तो उसकी खास एक्सपायरी डेट पहले चेक करनी चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ, मान लीजिए आप मेडिसिन भी खरीदते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट हमेशा चेक कीजिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपको बाय मिस्टेक, जो सेलर है उन्होंने आपको, हो सकता है एक्सपायर्ड मेडिसिन बाय मिस्टेक उन्होंने आपको दे दी है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप भी एक बार चेक करें। ऐसे इम्प्लाइड कंडीशन है कि जो चीज़ आपको दी गई हो खाने लायक होनी चाहिए, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होनी चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा नहीं निकलता है और उसका रिजल्ट आपको ही भुगतना पड़ेगा ना, क्योंकि आप उसको कंज्यूम करने वाले हैं। आपको ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल ओपन करके दी गई हो जिसके अंदर छिपकली मरी हुई पड़ी हो, है, लिजार्ड की डेड बॉडी पड़ी हो अंदर, तो क्या चलेगा? बाद में पूरा कंज्यूम करने के बाद आपको नीचे उसके दर्शन होंगे, तो क्या हाल होगा हमारा। सो एक ऐसा केस हुआ था, फ्रॉस्ट वर्सेस एल्सबरी डेयरी कंपनी लिमिटेड 1905 का, जहां पे फ्रॉस्ट नाम का जो व्यक्ति है, उन्होंने एक डेयरी से, जो डेयरी है यहाँ पे एल्सबरी डेयरी, वहां से मिल्क खरीदा, दूध खरीदा, और ये मिल्क के अंदर टाइफॉइड के जम्स थे। अब हुआ ये कि फ्रॉस्ट की जो वाइफ थी, उन्होंने ये मिल्क कंज्यूम किया, उन्होंने ये मिल्क पिया, कंजप्शन ऑफ मिल्क हो गया। उसके बाद क्या हुआ सर? शी गॉट इन्फेक्शन एंड डाइड। रिजल्ट देखो कहाँ तक पहुंच गया। एक सिर्फ दूध खरीदने की बात हुई, दूध के अंदर टाइफॉइड के जर्म्स थे, वाइफ ने कंज्यूम किया और रिजल्ट क्या आ गया सर? डाइड, शी डाइड। अब व्यक्ति तो आने से रहा, सो हुआ क्या सर? he was held liable for damages because the milk was not fit for human consumption। लेकिन लाइफ को हम लाइफ की रिप्लेसमेंट नहीं दे सकते, सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता इस सिचुएशन। तो आपके सामने रिजल्ट है। अगर आप कोई चीज़ परचेस करने निकले तो आपको पहले खुद ध्यान रखना है अपने आप। जैसे मैंने आपको और भी उदाहरण दिए थे, एन एक्शन शेल लाई इफ अ हाउस फ्लाई इज फाउंड इन अ बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक। कोई मक्खी मरी हुई मिली हुई आपको, जब आपने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल कंप्लीट की हो, या पीते पीते शायद आपने कंज्यूम कर लिया हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन आपको पहले ही ध्यान रखना है, लिजार्ड भी हो सकती है, छिपकली भी हो सकती है।